नमस्ते दोस्तों, नो योर राइट्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम प्लॉट खरीदने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने चाहिए और किन चीज़ों पे हमारा ध्यान जाना चाहिए वो डिस्कशन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ओरिजिनल टाइटल डीड। महाराष्ट्र और गुजरात में जिसे 7/12 कहते हैं, अलग अलग राज्यों में उसके अलग अलग नाम है। 7/12 में कुछ बेसिक चीज़ें जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, सिर्फ उतना ही हम डिस्कशन करेंगे। जिससे आप प्लॉट खरीद रहे हो उस ओनर का नाम या जो सेलर है उसका नाम ब्रैकेट के बाहर होना ज़रूरी है। राइट हैंड साइड कॉर्नर जो होता है 7/12 में, वहाँ कुछ एंट्रीज होते हैं, जैसे कि उस प्लॉट के ऊपर अगर किसी बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कर्जा है, कोर्ट लिटिगेशन या रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट में अगर वो ज़मीन मिली है, या टेनेंसी लॉ के कुछ सेक्शन, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके लॉयर के साथ वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ जो धारणा प्रकार है, आपके सेलर को वो ज़मीन किस प्रकार से मिली है, उसके अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि भोगवट आधार क्रमांक 1, 2 या 3। जैसे अगर भोगवट आधार क्रमांक 1 है तो उसका मतलब ये है कि वो उसकी खुद की ज़मीन है, या उसे खालसा लैंड भी कहते हैं। ऐसे लैंड को गवर्नमेंट की या किसी अथॉरिटी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ 7/12 में ऊपर के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आपको पेंडिंग म्यूटेशन नंबर या प्रलंबित फेरफार क्रमांक ये सेरा दिख सकता है। उसका मतलब ये है कि हाल ही में कुछ ट्रांजैक्शन हो चुका है और उसका 7/12 में अपडेट होना बाकी है। और एक चीज़, 7/12 में कुछ नंबर्स होते हैं जो ब्रैकेट में या सर्कल्ड होते हैं, उसको म्यूटेशंस या फेरफार कहते हैं। ये फेरफार आपको आपके एरिया का जो तालुका भूमि अभिलेख का ऑफिस होता है, वहाँ से पूरे पिछले 30 साल का रिकॉर्ड निकालना है। इससे आपको पूरी एक हिस्ट्री, चेन ऑफ ट्रांजैक्शन पता चलेगी कि ये ज़मीन जो है वो आज के ओनर या सेलर को कैसे मिली है। अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड ले रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कम से कम 11 गुंठे का प्लॉट आपको लेना ज़रूरी है। और अगर आप कमर्शियल पर्पस से, इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर प्लॉट आप ले रहे हो तो कम से कम 11 गुंठा और उसका रेरा रजिस्ट्रेशन और एनए ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। 11 गुंठा क्यों? क्योंकि पहले से जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसका शेयर कम होते जा रहा है जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसलिए महाराष्ट्र में एक कानून है, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट, या जिसको टुकड़ाबंदी कायदा भी कहते हैं। उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन जो है एग्रीकल्चरल लैंड का, उसका रजिस्ट्रेशन 10 गुंठे की ऊपर की ज़मीन का ही होगा। और इसलिए जब आप 10 गुंठे से नीचे की ज़मीन आप परचेस करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको करने में काफ़ी दिक्कत होगी या वो इलीगल होगा, और उसका 7/12 में नाम चढ़ना भी काफ़ी उसमें डिफ़िकल्टीज आ जाती है। कई बार ऐसे भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे प्लॉट्स, जनरली ज़्यादातर प्लॉट्स 1, 2 या 5 गुंठे तक ही है, ऑलमोस्ट 90%। इसके भी रजिस्ट्रेशन होते हैं मगर ये इलीगल होते हैं, या 7/12 में अगर इन लोगों का नाम भी चढ़ता है तो आजू बाजू के प्लॉट ओनर्स को इकट्ठा करके उनके नाम 7/12 में चढ़ाने पड़ते हैं। इसमें दिक्कत ये है कि आगे जाकर अगर आपको कुछ डेवलपमेंट करनी है तो आपको इन सारे प्लॉट ओनर्स को या को शेयरर्स को उनकी कंसेंट या उनकी परमिशन लेना ज़रूरी होगा। 2016 में रेरा का जो कानून आया था उसके मुताबिक 500 स्क्वायर मीटर या अराउंड 5300 स्क्वायर फीट, 5300 स्क्वायर फीट के ऊपर का जो प्लॉट है उसका रेरा रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए भी एनए होना बहुत ज़रूरी है। और एनए के भी दोस्तों कई कैटेगरीज या टाइप्स होते हैं, जैसे कि एनए कमर्शियल है, एनए रेसिडेंशियल है, एनए वेयर हाउस या आईटी। तो आपको वो पर्पस देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एजेंट आपको प्लॉट बेच रहा है और उसका पर्पस कुछ अलग है और आपको कुछ अलग करना है तो आप मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए अगर आपको रेसिडेंशियल या कुछ बंगलो उधर कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको वो एनए रेसिडेंशियल की प्रोसेस ही करनी पड़ेगी। कई बार ऐसे भी पाया गया है कि कई सारे एजेंट्स आपको एनए प्रोसेस में है, या आप हाईवे से जा रहे हो तो कई सारे बोर्ड्स भी आपको दिखाई देंगे कि एनए प्लॉट्स, तो ये प्रोसेस इनकम्प्लीटेड होती है और आपको सस्ते लैंड्स महंगे बेचे जाते हैं। आपको रीजनल एंड डेवलपमेंट प्लान चेक करना बहुत ज़रूरी है। लैंड यूज पैटर्न क्या है, आपका जो प्लॉट है वो किस जोन में पड़ता है, ये देखना ज़रूरी है। अगर वहाँ का लैंड यूज पैटर्न चेंज होने वाला है
तो कई बार सेलर या सेल्स एजेंट आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आप जल्दी से ये ज़मीन बाय कर लो। आपको ओरिजिनल टैक्स रिसीट्स और बिल्स आपके सेलर से डिमांड करने हैं। आपको ये चेक करना है कि उसने सारे टैक्सेस और बिल्स भरे हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट है कि उस प्रॉपर्टी पे, उस प्लॉट पे अगर किसी बैंक का लोन है तो आपको ये वेरीफाई करना है कि वो लोन पेड है या नहीं है। इसलिए आपको सेलर से रिलीज सर्टिफिकेट या बैंक का लोन क्लियरेंस लेटर आपको मंगवाना है, और वो लेटर आप 7/12 में, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, वहाँ पर आप क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो रिसेंट 7/12 में कि वो लोन पेड है या नहीं है। नेक्स्ट है कि अगर आप प्लॉट एनआरआई से या किसी इन्वेस्टर से परचेस कर रहे हो जो आपकी प्लॉट के एरिया में वो आ नहीं सकता, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार क्या करते हैं ये लोग कि एक रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी से किसी दूसरे इंसान को ऑथराइज करते हैं सेल ट्रांजैक्शन के लिए। मगर दोस्तों, मैं इधर थोड़ा सा एक आपको कॉशन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक डिसीजन में क्लियर टर्म्स में बताया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी से होने वाला ट्रांसफर वैलिड नहीं है और इससे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो इसलिए आपको आपके सेलर को रिक्वेस्ट करनी है कि आप खुद आइए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए, और उसके बाद के भी सारे फॉर्मेलिटीज़ है वो आप खुद करिए। ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप एक बार आपके चेक हो गए तो आपको बोलना है आपके सेलर को कि अभी आप एक रीजनल न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दे दीजिए। इससे क्या होगा, अगर उस प्लॉट से रिलेटेड किसी को कुछ ऑब्जेक्शंस है तो वो अगले 15-30 दिन में आके सबमिट करेगा, और अगर कुछ ऑब्जेक्शंस आते नहीं है तो आप फाइनल सेल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए प्रोसीड कर सकते हो। इससे ये है कि कल को अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है या कुछ कोर्ट केस हो जाती है तो आप ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड हो, इन अ सेंस कि आपने सबको पहले से इंटीमेट करके रखा था। उसके बाद ये सारे प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो आपको एग्रीमेंट जो बनने वाला है उसके क्लॉजेस ठीक तरीके से पढ़ना और आपके लॉयर के साथ उसको समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हो सकता है कि आप एक ही एग्रीमेंट कर रहे हो और सारा पैसा दे रहे हो। कई बार ऐसे भी आप कर सकते हो कि थोड़े पैसे अभी आप दे रहे हो, उसका एक एग्रीमेंट टू सेल बनेगा और बाकी के पैसे बाद में दे रहे हो। तो उस एग्रीमेंट में ये सारे जो डिटेल्स है, जैसे कि लैंड के एरिया का स्पेसिफिकेशंस, बाउंड्रीज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या है, फिर पेमेंट टर्म्स कैसे होने वाली है, सेल डीड कब बनने वाला है, इस सब का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही कल को अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया सेलर के साथ और अगर आपको ट्रांजैक्शन से एग्जिट करना है तो उसमें कैंसलेशन क्लॉज भी होना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ आप जब प्रॉपर्टी रजिस्टर करने जा रहे हो तो प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर 10 लाख से ऊपर है तो फॉर्म नंबर 16, पैन कार्ड या सेलर बायर के जो सारे आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस डॉक्यूमेंट्स है, उसी के साथ आपके जो विटनेसेस है उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही बेसिकली आप ये ध्यान में रखिए कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने डिस्कस किए आप खुद उसको वेरीफाई करिए। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर उस प्लॉट के ऊपर सेलर ने या बिल्डर से अगर आप प्लॉट ले रहे हो, उसने अगर लोन लिया है तो एक तरीके से वो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि उससे दो चीज़ें एस्टैब्लिश होती है। एक तो वो इन्वेस्टर के या आपके पैसों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बारे में सीरियस है, और जिस बैंक ने उसको लोन दिया है उस बैंक ने ऑलरेडी ये सारा जो प्रोसीजर आप कर रहे हो वो पूरा लीगल वेरिफिकेशन और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी करके रखा है। उसके साथ ही कुछ चीज़ें जैसे कि सालाना मेंटेनेंस कितना होगा, या बिल्डर का एक पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो आप लोकल रियल एस्टेट एजेंट से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, लोगों के रिव्यू से आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ कि लैंड मेजरमेंट आपको करना बहुत ज़रूरी है। ओरल एश्योरेंसेस के ऊपर आपको निर्भर नहीं होना चाहिए। आप एक सर्टिफाइड प्लॉट सर्वेयर की सर्विस भी ले सकते हो। कई बार ऐसे भी होता है कि प्लॉट के बाजू से एक रोड जा रहा है, वो रोड जो है उसका विड्थ कितना होना चाहिए, उसके कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 25 फीट या 30 फीट, अगर उससे वो रोड छोटा है तो आगे जाके गवर्नमेंट आपके प्लॉट से वो एरिया एडजस्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज़ कि पानी और बिजली का कनेक्शन, आपको पानी ग्राम पंचायत से या म्यूनसिपालिटी से कहाँ से मिल रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपके प्लॉट के लिए सेपरेट है या जॉइंट मीटर है।
प्लॉट का लोकेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो या कॉर्नर प्लॉट, ये ऐसे जो लोकेशंस है वो अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते हैं। अगर आप बिलीवर हो तो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन रिकमेंडेड है। नेक्स्ट छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि वेल, कैनॉल या प्लॉट का जो सॉइल टाइप है, जिरायत, बागायत, बागायत पे आपको एक अच्छा क्रॉप यील्ड निकल के आ सकता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आप प्लॉट तो परचेस कर रहे हो, मगर अगर आपको वहाँ पर रोज जाकर उसका ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है तो एक सजेशन है कि आपको वहाँ पर एक केयर टेकर एम्प्लॉय करना चाहिए या आपको फेंसिंग या कंपाउंड लगाना चाहिए। इससे इलीगल इंक्रोचमेंट्स रुक जाएंगे। कई बार ऐसी चीज़ों में भी लोगों के कई साल कोर्ट कचहरी में निकल जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। दोस्तों, ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी हमें ध्यान में रखनी है। और इन कंक्लूजन मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड ले रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको कम से कम 11 गुंठे का प्लॉट लेना है। और अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से प्लॉट ले रहे हो तो आपका एरिया 11 गुंठा होना चाहिए, वो रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जिस पर्पज़ के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी से रिलेटेड आपकी एनए की ऑर्डर होनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन यही है कि आपकी जो मेहनत की इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह जानी चाहिए। आप मुझे इन सारे इश्यूज़ के बारे में ज़रूर सजेशंस दीजिए और ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको अवेयर करें। थैंक यू।